जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। प्रगति परिवार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। हाजिर हैं एक बार फिर से आप सभी के समक्ष साइंस का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे चिकित्सा संबंधी खोज। हालांकि खोज के अलावा इनसे संबंधित फैक्ट भी हम जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं, उनको भी समेटने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और मैं पूरा दावा करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद यहाँ से एक भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। तो अंत तक आप मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी लगातार एकदम धमाकेदार टॉपिक वाली वीडियो, ऐसी वीडियो जो बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक है, मैं लेकर आपके लिए मिलता रहूँगा, है ना। तो चलिए बात करते हैं चिकित्सा संबंधी जो खोज हैं उनकी। तो खोज करता और साथ में ही उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जानेंगे। जैसे एक बात आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे जो डीडीटी है, डीडीटी का उपयोग आपको पता है क्या है, या फिर इसकी खोज आपको पता है क्या है? नहीं पता है, पर फुल फॉर्म भी शायद आपको ना पता होगी। पता है फुल फॉर्म आपको? नहीं पता ना। अगर पता है तो आप कमेंट में छाप दीजिए अभी के भी। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है चिकित्सा के क्षेत्र में? लिंग हार्मोन्स। तो पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि लिंग हार्मोन्स हैं क्या। तो एक बात मेरी सुनिए ध्यान से आप। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे एक महिला हुई एक पुरुष हुई, तो उसके अंदर क्या है कि कुछ लैंगिक विकास होते हैं जो क्या होते हैं कि वयस्क होने के साथ साथ उनके अंदर देखने को मिलते हैं, है ना। तो जो लैंगिक विकास हैं वो लिंग हार्मोन्स पे डिपेंड करते हैं। तो लिंग हार्मोन्स अगर पूछ लिया जाए आपसे कि लिंग हार्मोन्स है कौन से, तो ठीक है, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो पुरुष हैं, पुरुष में आपको ध्यान रखना है पुरुषों के विकास के लिए एक है, और जबकि मादा के विकास के लिए दो हार्मोन्स बहुत ही ज़रूरी हैं उनके लैंगिक विकास के लिए, है ना। तो जो पुरुष हैं इनके अंदर होता है टेस्टोस्टेरॉन, ये हार्मोन्स है ना। और इसी हार्मोन्स की वजह से पुरुषों में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। और यहाँ जो मादा हार्मोन्स है, यहाँ आपको दो याद रखना है, एक है एस्ट्रोजन और साथ में ही प्रोजेस्टेरॉन, है ना। तो तीन तो भैया आपको याद कर ही लेना है ना। देखिए जो पुरुष के हार्मोन्स हैं उनमें एक है टेस्टोस्टेरॉन है, और जो मादा हार्मोन्स हैं उनमें एक एस्ट्रोजन है, एक क्या है प्रोजेस्टेरॉन है ना। एग्जाम में आपसे फंसाया जाता है, और कैसे देखिए फंसाया जाता है आपसे कि यहाँ तीन हार्मोन्स है जो आपके लैंगिक हार्मोन्स हैं, और एक हार्मोन्स आपको अलग से दिया जाएगा, वो कोई भी हो सकता है ना। तो तीन हार्मोन्स होंगे और क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा लिंग हार्मोन्स नहीं है। तो ध्यान रखना आप, है ना। ठीक है, बात करते हैं खोजकर्ता की। जो उसकी खोज की गई थी स्टेनाच द्वारा। स्टेनाच याद करना बहुत आसान है, लिंग हार्मोन्स है, नाच की इन्होंने इसकी खोज कर दी, स्टेनाच, है ना। ठीक है, अगला लिखा हुआ है एंटीजन। तो एंटीजन क्या है? तो देखिए बात ये है, जो आपके रक्त ग्रुप हैं, ब्लड ग्रुप, जिनमें चार वर्ग हैं, एक ए है, एक वी है, एक ए बी है, और एक क्या है ओ है। तो एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप बांटे गए हैं। तो एक एंटीजन पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो इन्हीं के आधार पर एंटीजन बांटे गए हैं। हालांकि उनके नाम क्या दिए गए हैं, ए और बी। तो एंटीजन ए, एंटीजन बी, दो टाइप से है। अगर पूछा जाए आपसे जो एंटीजन है इसकी खोज किसने की थी, तो खोज की गई थी लैंड स्टीनर के द्वारा। लैंड स्टीनर, और साथ में आप वीनर भी लिख सकते हैं, लैंड स्टीनर और वीनर, है ना, इनके द्वारा। और किस प्रजाति में खोजी गई थी या फिर किस जीव में खोजी गई थी, तो जीव है बंदर। एक रीसस नाम का बंदर था, रीसस बंदर में इसकी खोज की गई थी। इसी वजह से इसको RH फैक्टर भी कहते हैं, है ना। तो एंटीजन आपके होते कैसे हैं, मान लीजिए कि जो आपका ब्लड ग्रुप है, एक ब्लड ग्रुप आपका ए हो गया, एक आपका बी हो जाएगा, और एक आपका ए बी होता है, और एक आपका ओ होता है। ध्यान रखिए मेरी बात आप। जो एंटीजन होते हैं, तो एंटीजन अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए पाया जाएगा। तो एंटीजन के आधार पर अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उस पर एंटीजन बी, एंटीजन को हम स्मॉल से दिखाते हैं। जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप है वहाँ एंटीजन ए बी पाए जाएंगे। अब देखिए बात ये है कि जो ओ है यहाँ एंटीजन
नहीं पाया जाता। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है ना, ठीक है। तो अगर ब्लड ग्रुप आपका ए है तो आप एंटीजन ए वाले हैं, अगर बी है तो एंटीजन बी है, अगर ए बी है तो एंटीजन ए बी है आपके अंदर, अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो फिर आप के अंदर एंटीजन नहीं पाए जाएंगे, है ना, ठीक है। अच्छा, एक बात और जान लीजिए आप, जो ब्लड ग्रुप ए बी है इसको बोलते हैं हम सर्वग्राही। सर्वग्राही मतलब सबसे ग्रहण कर सकता है। जो ओ है इसको बोलते हैं सर्वदाता, है ना, या फिर इसको हम डोनर बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, है ना, ठीक है। तो सर्वदाता हुआ और सर्वग्राही हुआ, है ना, ठीक है, यह बात तो आपको पता ही। अगला लिखा हुआ है इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या है? तो देखिए बात यह है कि इंसुलिन का काम क्या है, हालांकि खोजकर्ता जो है वेटिंग और वेस्ट हैं। तो वेटिंग और वेस्ट इसके खोजकर्ता हैं, वेटिंग और वेस्ट, वेटिंग और वेस्ट, वेटिंग और वेस्ट। हालांकि यहाँ वेटिंग है तो वेटिंग और वेस्ट, तो वेटिंग और वेस्ट इससे खोज करता है। अब बात यह है कि इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन आपके शरीर में एक ऐसा हार्मोन्स है जिसका स्राव अग्नाशय की बीटा कोशिका करती है। जो अग्नाशय है, पैनक्रियाज जिसको बोलते हैं, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि से मतलब ये है कि इस ग्रंथि से हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकलते हैं। तो एक हार्मोन्स आपका इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज के बीटा ग्रंथि से। किससे? बीटा ग्रंथि से। तो वहाँ 3 टाइप की ग्रंथियाँ, एक अल्फा, बीटा, गामा। हालांकि बीटा से निकलता है आपका इंसुलिन। और इंसुलिन का काम क्या है कि जो आपके बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, अतिरिक्त ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में लीवर के पास सुरक्षित रख देना। इन फ्यूचर आगे के लिए हो सकता है आज आपने खाना ना खाया हो तो जो आपके अंदर बॉडी में ग्लूकोज पहले वाला है उसको ग्लाइकोजन के रूप में लीवर के पास इकट्ठा किया गया है और वही ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा और आपको लगातार ऊर्जा मिलती जाएगी। तो बात समझ गए होंगे कि इंसुलिन का काम क्या है। इंसुलिन का काम ये है कि आपके अंदर जो ग्लूकोज है उसके लेवल को मेंटेन रखना, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है रक्त से उसको निकाल कर लीवर के पास इकट्ठा कर देना। अगर इंसुलिन आपकी बॉडी में कम हो जाएगा तो जाहिर बात है, अगर कम हो जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज एक्स्ट्रा वाला उसको ये अलग नहीं कर पाएगा, उसको ग्लाइकोजन के रूप में रख नहीं पाएगा और फिर वो ग्लूकोज आपके बॉडी में आपके ब्लड में ही दौड़ता रहेगा और फिर आपके ब्लड में ग्लूकोज मतलब शुगर मतलब शक्कर मतलब शर्करा या फिर शुगर हो गया तो उसी को कहते हैं शुगर, शर्करा, फिर डायबिटीज बोलते हैं, फिर मधुमेह भी कहते हैं, है ना। एक उम्मीद है आप समझ गए इंसुलिन क्या है। और इंसुलिन के बारे में एक बात और जान लीजिए आप, जो इंसुलिन है या एक हार्मोन्स है और डहेलिया जो एक फूल है, डहेलिया की जड़ से पाया जाता है ना, ठीक है। चलिए बात करते हैं जो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अगला है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये तो आपको पता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसके खोजकर्ता हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा क्या है? पेनिसिलिन खोजा है। अच्छा, एक बात और ध्यान रख लीजिए आप, जो पेनिसिलिन है एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है। तो याद रखिए आप, जो कवक है, कवक, तो कवक या फिर इसको हम फफूंद भी कहते हैं, फफूंद। तो कवक या फिर फफूंद से प्राप्त होती है पेनिसिलिन। कई बार पूछा गया है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है, कवक या फिर फफूंद। अगला लिखा है DDT। तो DDT का अर्थ क्या है? तो पहली बात तो आप इसका फुल फॉर्म ही जान लीजिए। तो फुल फॉर्म क्या है? सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप सुनिए मेरी बात ध्यान से। जो DDT है इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए, D है इसका अर्थ है डाइक्लोरो, फिर सुनिए डाइक्लोरो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोमेथेन। फिर सुनिए डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोमेथेन। और इसका यूज़ क्या है? तो उपयोग मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका उपयोग क्या है। उपयोग, तो उपयोग जानिए आप, क्योंकि ये भी आपको जानना ज़रूरी है। उपयोग क्या है? यह एक कीटनाशी है, कीटनाशी है। तो यह एक कीटनाशी, हालांकि शुरुआत में इसका यूज़ मलेरिया के लिए किया जाता था, मलेरिया की दवा के रूप में इसका उपयोग किया गया था शुरुआत में, लेकिन बाद में इसके कुछ दुष्प्रभाव देखे गए और सरकार ने इसको बंद कर दिया। वर्तमान में ये कीटनाशी के रूप में प्रयोग होता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले खोजा गया आधुनिक कीटनाशी कौन था? सबसे पहले खोजा गया आधुनिक कीटनाशी कौन था? तो ये आपका है DDT। वर्तमान में इसका उपयोग क्या है? तो खेतों में कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि मलेरिया के दवा के रूप में भी इसका उपयोग किया जा चुका। 1950 के बाद इसको सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, ठीक है। हालांकि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, ध्यान रखना। तो इसकी खोज करता या फिर खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी पाल मूलर ने।
पाल मूलर ने। तो इतनी बातें हमने यहाँ जानी, ठीक है। आगे और बात करते हैं, कुछ और बातें लिखी हुई हैं। यहाँ लिखा है गर्भ निरोधक गोलियाँ। तो जो गर्भ निरोधक गोलियाँ हैं, गर्भ को रोकने वाली गोलियाँ हैं, है ना, तो इन गोलियों की खोज किसने की थी? इनकी खोज की थी पिनकस ने। तो पिनकस द्वारा खोजा गया है गर्भ निरोधक गोलियाँ। अगला लिखा हुआ है पोलियो का टीका। तो पोलियो का टीका जो खोजा गया था, हालांकि पोलियो एक बीमारी है, आप ये बता दीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा पक्का इस बात को। जो पोलियो है आप ये कमेंट में बता देना कि पोलियो जो रोग है इसका कारक क्या है, मतलब वायरस से होता है या फिर बैक्टीरिया से होता है या फिर प्रोटोजोआ से होता है या फिर आपके कवक या फिर फफूंद से होता है, आप बताइए, फिर मतलब फंगस से होता है। तो इनमें से आपको एक जवाब चूज करना है, ठीक है। आप बता देना। अगर आपका जवाब गलत होगा तो मैं सही जवाब जिसका भी होगा उसका जवाब मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो पोलियो का टीका जो खोजा गया था जॉन ई साल्क द्वारा, जॉनी साल्क द्वारा खोजा गया था। और अगला लिखा पोलियो ड्राफ। हालांकि शुरुआत में पोलियो का टीका लगाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे आपकी तकनीक आगे बढ़ गई तो पोलियो का टीका नहीं लगाया जा रहा है। अब क्या हुआ कि पोलियो ड्राफ आ चुकी है। तो पोलियो ड्राफ है, तो पोलियो ड्राफ खोजा गया था अल्बर्ट साबिन द्वारा, है ना। तो पोलियो ड्राफ खोजा गया अल्बर्ट साबिन के द्वारा। अगला मलेरिया लिखा हो। तो मलेरिया तो आपको पता ही है कि मलेरिया जो बीमारी है, जो मलेरिया एक बीमारी है, इसका वाहक अगर आपसे पूछा जाए, वाहक है ना, तो जो वाहक है ये कैसे होता है, कैसे फैलता है लोगों में। वाहक का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाता है, कोई ना कोई माध्यम होगा इसका, तो माध्यम है। तो माध्यम क्या है? वाहक इसका जो है, यहाँ ध्यान रखना आप, एक मच्छर होता है जो कई बार पूछा गया है, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर, है ना, ठीक है। ये इसका वाहक है ना, ठीक है। अब ध्यान रखिए आप कि जो इसका वाहक है मादा एनाफ्लीज मच्छर है। और बात की जाए जो मलेरिया है, मलेरिया की जीवन चक्र की या फिर मादा एनाफ्लीज मच्छर का जो जीवन चक्र है उसकी खोज किसने की थी? खोज की थी रोनाल्ड रास द्वारा। कहने से का तात्पर्य ये है कि मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। इस बात की पुष्टि किसने की थी? तो रोनाल्ड रास ने इसकी पुष्टि की थी, है ना। और मलेरिया के लिए दवाएं भी हैं जिनको हम कुनैन बोलते हैं, है ना, जो सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है वो इसमें प्रयोग की जाती है ना, ठीक है। अगला कुष्ठ रोग लिखा है। तो कुष्ठ रोग है क्या? तो कुष्ठ रोग आप जानते भी, इसको लेप्रोसी भी कहते हैं। तो कुष्ठ रोग आपने कई बार सुना होगा, लोगों को सफ़ेद दाग हो जाते हैं, तो वही क्या है आपका कुष्ठ रोग। मतलब ये है कि आपके संपूर्ण शरीर या फिर आपकी त्वचा को प्रभावित कर सकता है ये, तो कुष्ठ रोग, है ना। और कुष्ठ रोग आप अगर ये भी पूछ लिया जाए आपसे, जो कुष्ठ रोग है ये कैसे होता है? जीवाणु, है ना। अच्छा, जीवाणु का नाम बता दें आपको, ठीक है। अगर आप लिखना तो लिख लीजिए आप। इसके जीवाणु का जो नाम है वो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी, है ना। देखो नाम में ही लेप्रोसी आ गया, और बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होता है। तो कुष्ठ रोग होता किससे है? तो जीवाणु से होता है, त्वचा को प्रभावित करता है, और इसका जो जीवाणु है उसका नाम क्या? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी, है ना, ठीक है। और अगला हैजा लिखा हुआ। तो हैजा तो आप जानते हैं, जो हैजा है कैसे होती है? तो हैजा जीवाणु से होती है। कैसे? जीवाणु से। तो हैजा जीवाणु से। अच्छा, यहाँ शायद हमने छोड़ दिया है कि कुष्ठ रोग की खोज किसने की थी, तो आप यहाँ लिख लेना हैंसन द्वारा। तो कुष्ठ रोग खोजा किसने था? हैंसन ने खोजा था। अगर एक बात और ध्यान रख लें इसके बारे में, तो वो ज़रूरी है। वो ज़रूरी क्या है? एक बात और, अगर आपसे पूछा जाए कि कुष्ठ रोग दिवस कब है, कुष्ठ रोग दिवस या फिर कुष्ठ रोग निवारण दिवस कब है, तो ये ज़रूरी है कब है? 30 जनवरी को हो, है ना। तो इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब है? 30 जनवरी को है। अच्छा, कमेंट में आप एक बात बताना, आप ये बताना कि 30 जनवरी के दिन और कौन सा दिवस है, प्लीज़ अब बताना ज़रूर, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है 30 जनवरी के दिन की, अब बताना, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं जो हैज़ा इसके बारे में। तो हैज़ा होता किससे है?
तो हैज़ा होता है जीवाणु से। किससे? जीवाणु। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से होता है ना। तो जो इसकी खोज की गई थी, हैज़ा की खोज की गई थी रॉबर्ट कोच द्वारा, रॉबर्ट कोच, है ना। और हैज़ा प्रभावित क्या करता है? तो हैज़ा जो है आपकी आंतों को प्रभावित करता है। मतलब ये सीधा सीधा कि हैज़ा के जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। और उन्होंने ही पुष्टि की थी कि हैज़ा जो है वो जीवाणु से होने वाली एक बीमारी है और प्रभावित क्या करता है? तो आंतों को प्रभावित कर देता है। ठीक है, बात करते हैं आगे नेक्स्ट। अब यहाँ रेबीज़। तो रेबीज़ जो है ये कुत्ते के काटने से होता है। तो पहली बात तो ये कि होता कैसे है? कुत्ते के काटने से, कुत्ते के काटने से, है ना, काटने से होता है, कुत्ते के काटने से। और जो बीमारी होती है इसको बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, जिसमें इंसान को पानी से डर लगने लगता है। तो जो रेबीज़ है ये कुत्ते के काटने से होता है और इसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अब इसकी खोज की थी लुई पास्चर ने, लुई पास्चर ने। अच्छा, एक बात समझ रहे हैं आप? कहने का तात्पर्य ये है कि लुई पास्चर ने खोजा गया था तो रेबीज़ का टीका खोजा है और रेबीज़ से ये पुष्टि की है कि रेबीज़ क्या है कि कुत्ते के काटने से फैलता है, इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और इसके टीका किसने बनाया था? तो लुई पास्चर ने। तो मतलब यहाँ ये है कि रेबीज़ का जो टीका बनाया गया था लुई पास्चर द्वारा बनाया गया था, है ना। ठीक है, और एक बात और आपको बता दें हम, जो रेबीज़ है अगर आपको किसी कुत्ते ने काटा है तो आपको एंटी रेबीज़ का टीका लगना चाहिए। तो एंटी रेबीज़ का टीका 72 घंटे में हर हाल में आपको लग जाना चाहिए। अगर 72 घंटे के अंतर्गत आपको नहीं लगा टीका तो फिर जाहिर बात है फिर वो टीका आपका काम करने वाला नहीं है ना। ठीक है, अगला लिखा हुआ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म की खोज की थी हैरिसन और सिम्पसन ने, हैरिसन और सिम्पसन। अब आपके मन में एक बात ज़रूर आ रही होगी कि इसका उपयोग क्या है। तो ये क्या है कि इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं, निश्चेतक के रूप में। अभी भी आप नहीं समझे, निश्चेतक के रूप में नहीं समझे ना, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, निश्चेतक का मतलब क्या है कि सीधा सीधा अब आप समझ जाएंगे, बेहोश करने के लिए, है ना, बेहोश करने के लिए, बेहोश करने के लिए निश्चेतक का प्रयोग करते हैं। निश्चेतक के रूप में बेहोश करने के लिए डॉक्टरों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपने कई बार सुना होगा जो खुफिया लोग होते हैं, जो ऐसे लोग कि जैसे ट्रेन के अंतर्गत आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो चोरी डकैती वाले काम करते हैं उनके पास एक रुमाल रहती है और आपने काफ़ी बार सुना होगा कि रुमाल वो मुंह में लगा देते हैं, उसके बाद इंसान बेहोश हो जाता है। तो दवा कौन सी? आपकी क्लोरोफॉर्म ही है, जिसका उपयोग इंसान को बेहोश करने के लिए या फिर डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में किया जाता है। अगला यहाँ बैक्टीरिया लिखा हुआ है। तो बैक्टीरिया जिसको हम हिंदी में जीवाणु बोलते हैं, जीवाणु, है ना, जीवाणु। और इस जीवाणु की वजह से आपको पता बहुत सारी बीमारियां होने वाली हैं। तो जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी एंटोनियो ल्यूवेनहाक, एंटोनियो ल्यूवेनहाक, एंटोनियो ल्यूवेनहाक, है ना। ठीक, अगला वायरस लिखा हुआ है। तो वायरस का मतलब होता है विषाणु। क्या होता है? विषाणु। तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की गई थी इवानोवस्की द्वारा, इवानोवस्की द्वारा, है ना। तो जो विषाणु है, वायरस है, इसके द्वारा भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो वायरस या फिर विषाणु खोज इवानोवस्की है, जबकि बैक्टीरिया फिर जीवाणु खोज किसने की थी? एंटोनियो ल्यूवेनहाक। तो हमने जाना था जो चिकित्सा संबंधी महत्वपूर्ण खोजें हैं उनको समझने की पूरी कोशिश की है और साथ ही जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको बताने की हमने पूरी कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक ना, मिलेंगे फिर से किसी दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।